जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाने की उसकी संरचना क्या रहती है, वो किस प्रकार से बनाया जाता है, कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड से संबंधित हम पूरी जानकारी को इस वीडियो में समझते हैं। किसी भी कोर वायर पर जब हम कोर वायर पर फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं तो वह इलेक्ट्रोड बन जाता है, जिसे हम बिल्डिंग रॉड भी कहते हैं। ये कोर वायर है, इसके ऊपर हम फ्लक्स की कोटिंग कर दें। यह है कोर वायर और यह है हमारा फ्लक्स। जब हम कोर वायर के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं, फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं तो वह बन जाता है पूरा। अब यह बन गया इलेक्ट्रोड, या हम इसी को वेल्डिंग रॉड बोलते हैं। इसी को वेल्डिंग रॉड बोलते हैं। देखिए, किसी भी कोर वायर के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग कर देने पर वह इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब इस इलेक्ट्रोड की पूरी संरचना को हम आगे समझेंगे। जो इलेक्ट्रोड सबसे ज्यादा आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है वो माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड होता है। माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग सबसे ज्यादा उद्योग के क्षेत्र में होता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग उद्योग के क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती हैं और उनको किसी भी उद्योग को या किसी भी यंत्र को बनाने के लिए उसमें बिल्डिंग से ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए वहां पर माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड सबसे ज्यादा उपयोग में लेके आ जाता है, तो इसकी कुछ कैटेगरी भी डिसाइड होती है कि हमको किस मटेरियल पर, हमको किस सामान पर या किस मटेरियल पर जो चीज हमको जोड़नी है, जिस मेटल को हमको जोड़ना है, उसकी हार्डनेस के अनुसार, उसकी टफनेस के अनुसार उसके इलेक्ट्रोड का चुनाव किया जाता है। वही यहां पर जो अलग अलग नंबर दिए गए हैं, यहां पर अलग अलग इलेक्ट्रोडों की पहचान कराई गई है। ये जो सभी इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, इनका सीरियल नंबर दिया गया है। इन सभी इलेक्ट्रोडों का उपयोग माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड यानी हल्का स्टील, इन दोनों मेटलों को हमको आपस में जोड़ना है। अब हम इसमें से किस रॉड का चुनाव करेंगे, इसमें से किस इलेक्ट्रोड का चुनाव करेंगे? जो हमको वर्कपीस जोड़ने को दिया जाता है, इसमें हमको कार्बन की उपलब्धता हमें यह निर्णय देती है कि हमको कौन सा मेटल उपयोग करना चाहिए। कार्बन की उपलब्धता के अनुसार इसका निर्णय किया जाता है। हम कार्बन की उपलब्धता के अनुसार हमको इलेक्ट्रोड चुनना रहता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन इस मटेरियल में उपलब्ध है, इस मेटल में उपलब्ध है, जिसको हमको जोड़ना है। अब हम यहाँ पर किस इलेक्ट्रोड का चुनाव करेंगे, तो यही डिसाइड करता है, कार्बन की उपलब्धता ही डिसाइड करता है कि हमें कौन सा इलेक्ट्रोड चुनना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा है, तो यहाँ पर हम E7018 का चुनाव करेंगे। यहां पर हम E7018 का चुनाव करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन उपलब्ध है। अगर इसमें कार्बन सबसे कम होता, अब यहां पर कार्बन सबसे कम है तो हम इसका तो चुनाव करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमको कार्बन सबसे कम दिया गया और ये हाई कार्बन के लिए है, तो यहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। सबसे कम है तो इसका, अगर उससे ज्यादा है तो इसका करेंगे, उससे ज्यादा है तो इसका करेंगे। इसलिए ये जो वर्क पीस होता है ये डिसाइड करता है कि हमको किस इलेक्ट्रोड का चुनाव करना है। तो यहां पर ये कार्बन डिसाइड करता है कि हमको किस इलेक्ट्रोड का चुनाव करना है। यहां पर परसेंटेज आपसी जितना बढ़ता जाएगा उतने नंबर का हमको रॉड उपयोग करना पड़ेगा। अब ये जो डिजिट कोडिंग दी गई है, इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, यहां पर हमारा जैसा मटेरियल रहेगा हम वैसे इलेक्ट्रोड का चुनाव करेंगे। मान लीजिए हम यहां पर कास्ट आयरन ले लेते हैं। यहां पर कास्ट आयरन ले लिया तो हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो भी हमारा कास्ट आयरन का इलेक्ट्रोड रहेगा। हमने यहाँ पर मेटल को कास्ट आयरन लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी कास्ट आयरन का ही रहेगा। देखिए, जो मेटल हमको वेल्डिंग करना रहता है, अगर उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे तो हमारी जो मजबूती होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, कास्ट आयरन की कुछ अलग अलग इलेक्ट्रोडों के नाम दिए गए हैं, इनको भी अलग अलग देखिए। पहला है ENI99, दूसरा है ENI-C1Z308, ENI-C1,
ये प्रकार दिए गए हैं। ये जो दिया गया है, ये जो सीरियल दिया गया है, ये कास्ट आयरन, यानी ये जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड के टाइप्स दिए गए हैं। यहाँ पर जैसा मटेरियल रहेगा, कास्ट आयरन का जैसा मटेरियल रहेगा, हम वहां पर वैसे इलेक्ट्रोड का चुनाव करेंगे। और जो हमारा कास्ट आयरन का इलेक्ट्रोड रहता है, कास्ट आयरन का जो इलेक्ट्रोड रहता है, इसका रंग हल्का सा काला होता है। इसका रंग जो होता है वो हल्का सा काला होता है। देखिए, इसके बाद अगर हम वर्कपीस मान लीजिए स्टेनलेस स्टील का ले लेते हैं, यहां पर स्टेनलेस स्टील का ले लेते हैं। हमारा वर्कपीस जो है वो जिसको हमें बिल्डिंग करना है, हमको जिस मेटल को हमको बिल्डिंग करना है, हमको जिस मेटल को बिल्डिंग करना है उसका वो है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर हमको स्टेनलेस स्टील को बिल्डिंग करना है। तो यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील को जब हम बिल्डिंग करेंगे तो यहाँ भी हम जो इलेक्ट्रोड लिया जाएगा वो भी स्टेनलेस स्टील का होगा। स्टेनलेस स्टील का ही इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। जो स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड होता है उसका रंग जो होता है, जो स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड होता है उसका रंग सफेद होता है। तो यहाँ पर जिस भी मटेरियल को बिल्डिंग करेंगे, जिस भी मटेरियल का हमारा वर्कपीस रहेगा उसी का हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा। उनके जो इलेक्ट्रोड रहते हैं उनका नंबर होता है 304, 308, 3161। इस नंबर के इलेक्ट्रोड होते हैं जो स्टेनलेस स्टील को बिल्डिंग करने के लिए जो उसका इलेक्ट्रोड रहता है वो 304, 308 और 3161 नंबर के इलेक्ट्रोड रहते हैं। यहाँ पर इन तीन कैटेगरी यहाँ पर इलेक्ट्रोड रहते हैं। उसकी स्टेनलेस की हार्डनेस के अनुसार हम यहाँ पर इलेक्ट्रोडों का चुनाव करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं नॉन फेरस मेटल का। यहाँ पर एक हम और उदाहरण लेते हैं नॉन फेरस मेटल का। ये अलॉह होता है, ये नॉन फेरस मेटल अलॉह, मतलब इसमें लोहे की मात्रा ना के बराबर रहती है। ये इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रोंज और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। ब्रोंज हमारा होता है पीतल और एल्यूमिनियम। देखिए, जब हमारा नॉन फेरस मेटल है तो यहां पर हम जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो भी हमारा नॉन फेरस ही रहेगा। वो भी हमारा जो इलेक्ट्रोड लिया जाएगा वो भी नॉन फेरस रहेगा, क्योंकि यहाँ जो मेटल लिया गया है वो नॉन फेरस मेटल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो लेंगे वो भी नॉन फेरस मेटल का ही इलेक्ट्रोड लेंगे। यहाँ पर ब्रोंज और पीतल ये अलग अलग आते हैं तो इनके लिए सीरियल नंबर रहता है। ब्रोंज रहता है हमारा, जो पीतल रहता है नॉन फेरस मेटल के अंदर का जो पीतल रहता है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर तीन कैटेगरी दी गई है। यहाँ पर तीन प्रकार के इलेक्ट्रोडों का हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है LH214 जो AC और LH214 DC और जो होता है LH215 इसको ब्रोंज को, इस पीतल को बिल्डिंग करने के लिए यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोड का चुनाव करते हैं। एल्यूमिनियम की बिल्डिंग करने के लिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं उसका सीरियल नंबर होता है LH409। एल्यूमिनियम को बिल्डिंग करने के लिए इसका सीरियल नंबर LH409 रहता है। इस सीरियल नंबर के इलेक्ट्रोड से एल्यूमिनियम को बिल्डिंग किया जाता है। जिस प्रकार का मटेरियल रहेगा उसी प्रकार का हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा। इससे क्या होता है, जो हमारा वर्कपीस रहता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो बेल्डिंग देता है, ये बेल्डिंग देता है एकदम क्रैक फ्री बेल्डिंग देता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हमको दोष नहीं मिलता है। इसलिए हम जो मेटल यूज करते हैं उसी का इलेक्ट्रोड हमारा होना चाहिए। ये जो सीरियल नंबर वाला इलेक्ट्रोड रहता है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड का उदाहरण ले रहे हैं E7018। यहां पर हम इस इलेक्ट्रोड को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि इसमें जो ई का क्या कार्य रहता है, जो ई दिया रहता है ये हमको किसको बताता है, और ये आगे के डिजिट रहते हैं, ये हमें क्या बताते हैं। सीरियल नंबर दिया गया है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक
इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड का सीरियल नंबर दिया गया है E7018, ये जो हर एक प्रतीक, ये जो नंबर दिया गया है, हर एक डिजिट अपना अपना एक प्रतीक बताता है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रोड। इसके बाद अगला डिजिट आता है 70। ये हमें बताता है कि हमको उस मटेरियल में जिसका हम बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसकी हम बिल्डिंग कर रहे हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टेंसाइल। उस मेटल की, जिस मेटल को हम बिल्डिंग करने जा रहे हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, जो अगले डिजिट होते हैं ये बताते हैं। अब यहां तक 70 तक काम था। ई मतलब इलेक्ट्रोड, 70 जो 2 अंक दिए रहते हैं, इसके बाद 2 अंक जो दिए रहते हैं, 2 अंक जो दिए रहते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताते हैं, उस मेटल में कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो ई का काम खत्म, 70 का काम खत्म। अब बचा 1 और 8। 1 और 8 को भी समझते हैं। ई बता दिया इलेक्ट्रोड को, ई इलेक्ट्रोड, और जो 70 होता है इसके बाद 2 जो अंक रहते हैं, इसके बाद जो 2 अंक रहते हैं 70, या यहाँ पर 60 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या यहाँ पर 80 हो सकता है, 08 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो 2 डिजिट रहते हैं ये यही बताते हैं कि उस मेटल में स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। इसके बाद अगला डिजिट आता है 1। अब 1 जो क्या कह रहा था कि ये जो 1 बताता है, ये हम जो वर्क पीस बिल्डिंग कर रहे हैं, वर्क पीस की बिल्डिंग की पोजीशन को बताता है, वर्क पीस की पोजीशन को बताता है, वर्क पीस की पोजीशन को बताता है कि हमको किस पोजीशन में, हमको किस पोजीशन में उस वर्क पीस को बिल्डिंग करना है। जो हमको वर्क पीस दिया रहता है, उस वर्क पीस को हमको किस पोजीशन में बिल्डिंग करना है, उसकी जो पोजीशन होता है वो एक डिजिट तय करता है। कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद जो अगला डिजिट रहता है वो यह तय करता है कि हमको उस वर्क पीस की पोजीशन क्या रखनी है। इसकी जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं, यहां पर ये हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर जो इसका नंबर रहता है ये हमको क्या बताता है। गांव में तो सब कुछ बिल्डिंग चलता है, गांव में सब कुछ चलता है, उनको फिलहाल बिल्डिंग करना है। तो अगर ये मान लीजिए मटेरियल उनको बिल्डिंग करना है तो यह चाहे झुक के करें, चाहे खड़े होके करें, चाहे लेट के करें, चाहे जैसे करें, उनको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ओवरहेड से कोई मतलब नहीं रहता है। फ्लैट व्लैट वो कुछ नहीं जानते हैं, बस उनको बिल्डिंग करना रहता है। तो उसकी जो बिल्डिंग होती है वो थोड़े दिन के बाद टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। जो बिल्डिंग करते हैं वो थोड़े दिन के बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। इसी की वजह से होती है, जो उसमें उसका जो नियम दिया रहता है उन नियम को फॉलो नहीं करेंगे। जब नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो तुम्हारी बिल्डिंग का घंटा मजबूत रहेगी, नहीं मजबूत रहेगी, टूट जाएगी बिल्डिंग। इसीलिए बिल्डिंग टूट जाती है। जो अगला डिजिट रहता है वो हमको यह बताता है कि हमको बिल्डिंग किस प्रकार से करनी है। अगर 1 रहेगा तो फ्लैट चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा, वर्टिकल चलेगा, ओवरहेड चलेगा। अगर यहाँ इसकी 1 की जगह पर 2 रहेगा तो यहाँ पर फ्लैट और हॉरिजॉन्टल, 2 सिर्फ हम फ्लैट बिल्डिंग कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर 3 रहा, अगर यहाँ पर इसकी जगह पर 3 रहा, एक की जगह पर 3 रहा, तो हम फ्लैट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल डाउन कर सकते हैं, वर्टिकल डाउन कर सकते हैं, और जो और ओवरहेड हम बिल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थे इस अगले वाले डिजिट का। अब इसके बाद अब एक जो सबसे लास्ट डिजिट रहता है इसको भी समझ लेते हैं। यह जो लास्ट डिजिट रहता है ये हमको यही बताता है कि हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो किस करंट पर बिल्डिंग होगा। देखिए यहां तक तो हमने समझ लिया था कि E701 जो डिजिट इलेक्ट्रोड का डिजिट रहता है, E701 को हमने समझ लिया था। और जो इसके बाद लास्ट डिजिट 8 रहता है, और इसकी जगह पर अगर 8 की जगह पर 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर रैंडमली किसी भी कोई भी अंक दिया गया रहता है, यहाँ पर कोई भी अंक दिया गया रहता है, तो उसका किस प्रकार से वो कौन सा रॉड होता है, उसके ऊपर कौन सी कोटिंग की जाती है, किस करंट पर कार्य करता है, समझते हैं। देखिए अगर डिजिट उसका 0 रहेगा, अगर उसका डिजिट 0 रहेगा तो वो जो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इसके ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं उसको, अगर उसके ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अगर इसके ऊपर सेलुलोज सोडियम की कोटिंग की जाएगी, अगर इसके ऊपर सेलुलोज
अगर इसके ऊपर सेलुलोज सोडियम की कोटिंग की जाएगी तो यह DECP डायरेक्ट इलेक्ट्रोड करंट पॉजिटिव। डायरेक्ट इलेक्ट्रोड करंट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? ये जो डायरेक्ट DECP जो दिया गया है, ये जो करंट रहती है क्या रहती है? देखिए ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है किससे? होल्डर से। ये जो इलेक्ट्रोड हमारा होल्डर से अटैच रहता है, ये होल्डर से, और ये जो ट्रांसफार्मर यहां पर रहता है, एक तो हमारा वर्कपीस पे अटैच रहता है वो, और एक जो रहता है हमारा ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव से। तो इसका मतलब यही रहता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहता है, जो करंट आता है वो डायरेक्ट जुड़ा रहता है किससे? पॉजिटिव से, इलेक्ट्रोड। इसका यही मतलब है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोड करंट पॉजिटिव, जो हमारी ट्रांसफार्मर से हम इसको करंट देते हैं वो पॉजिटिव करंट देते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोड करंट पॉजिटिव के पर कार्य करता है। तो जब इसको इलेक्ट्रोड को ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, जब इसको इससे इलेक्ट्रोड के द्वारा टच करेंगे, जब इसको इस पर इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा तो यहां से हमारी आर्क जनरेट होगी, यहां से आर्क जनरेट होगी, और ये जो रॉड दिया गया रहता है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहां पर 0 दिया गया है तो सेलुलोज सोडियम का होगा और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोड करंट पॉजिटिव पर कार्य करेगा। अगर इसके बाद यहां पर 1 देता, अगर इसके जगह पर 0 दिया, 1 दिया, अगर 1 दिया रहेगा तो सेलुलोज पोटेशियम का होगा। अगर 1 दिया रहेगा यहां पर डिजिट अगर 1 होगा तो वो सेलुलोज पोटेशियम होगा। ये हमारा जो होता है एसी पे कार्य करता है, मतलब अल्टरनेट करंट पर कार्य करता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पर कार्य करता है, और जो ईएन है तो ये ईएन है तो निगेटिव। वो देखिए अल्टरनेट करंट पर भी कार्य करेगा, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पर भी कार्य करेगा, और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव पर भी कार्य करेगा। अगर यहां पर इसको हम निगेटिव करंट दे रहे हैं, अगर इसको हम निगेटिव करंट दे रहे हैं और इसको पॉजिटिव करंट दे रहे हैं, इसको पॉजिटिव करंट, तब भी ये जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है सेलुलोज पोटेशियम की कोटिंग का, ये यहां पर कार्य करेगा और यहां पर हमारी आर्क जनरेट होगी और हमारी जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट रहेगी। इसके बाद अगर यहां पर कोटिंग 2 दी रहती है, अगर यहां पर जो डिजिट अगला दिया रहेगा, यहां पर अगर 2 दिया रहेगा तो ये क्या होगा? टाइटेनियम सोडियम। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है इसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, जो कोटिंग की जाती है, अगर वो टाइटेनियम सोडियम की रहेगी, टाइटेनियम सोडियम की रहेगी तो वो हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव पे कार्य करेगा और अल्टरनेट करंट पर कार्य करेगा। मतलब इस सिद्धांत पर कार्य करेगा, और अल्टरनेट करंट जो हमको बिजली द्वारा मिलती है उस पर ही ये कार्य करेगा। अगर यहां पर डिजिट 3 दिया गया, अगर यहां पर डिजिट 3 दिया गया, यहां पर 8 की जगह पर यहां पर डिजिट कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, तो ये टाइटेनियम पोटेशियम का होगा। ये जो इलेक्ट्रोड होगा इस पर कोटिंग टाइटेनियम पोटेशियम की जाएगी। ये अल्टरनेट करंट पे भी कार्य करता है, और ये डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पर कार्य करेगा और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, यानी ये इस पर भी कार्य करेगा। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर निगेटिव रहेगा तब भी ये कार्य करेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर कोटिंग आती है 4 की, अगर यहाँ पर जो 8 था उसकी जगह पर 1 0 था, 2 था, 3 था, और इसकी जगह पर मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया। अब जब 4 आएगा तो यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रोड रहता है, हमारा जो ये वाला इलेक्ट्रोड रहता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड रहता है इस पर कोटिंग हो जाएगी आयरन पाउडर टाइटेनियम की। इस पर आयरन पाउडर टाइटेनियम की जब कोटिंग की जाएगी तो ये जो करंट रहता है ये अल्टरनेट करंट पर भी कार्य करेगा, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पर इस पर कार्य करेगा और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव पर, यानी इस पर भी एक कार्य करेगा। अगर यहाँ पर 4 की जगह पर अगर यहाँ पर डिजिट 5 दिया रहता, अगर यहाँ पर डिजिट कितना दिया रहता? 5। अगर यहाँ पर 5 दिया रहता तो इस पर जो कोटिंग होती है, जो इलेक्ट्रोड होता है, इस पर कोटिंग आ जाएगी किसकी? लो हाइड्रोजन सोडियम की। यहाँ पर लो हाइड्रोजन सोडियम की कोटिंग आ जाएगी। जो ये लो हाइड्रोजन सोडियम द्वारा बना रहता है जो इलेक्ट्रोड रहता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पर ही कार्य करता है, यानी इस पर कार्य नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पर ही कार्य करेगा, ये सिर्फ इस पर ही कार्य करेगा। अगर इसके बाद हमारा यहाँ पर डिजिट रहेगा 6, तो हमारा जो 6 डिजिट रहेगा तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा, ये इलेक्ट्रोड रहेगा वो आ जाएगा
लो हाइड्रोजन पोटेशियम, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोड जो बना रहेगा वो लो हाइड्रोजन पोटेशियम मेटल का बना रहेगा, उस पर कोटिंग लो हाइड्रोजन पोटेशियम की कोटिंग रहेगी। और वो एसी और डीसीईपी, एसी यानी अल्टरनेट करंट और डीसीईपी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इस पर दोनों पर कार्य करेगा। लेकिन ये डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव इस पर नहीं कार्य करेगा, इस पर कार्य नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पर ही कार्य करेगा। डायरेक्ट एसी पर कार्य करेगा और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये दोनों पर कार्य करेगा, लेकिन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पर यह कार्य नहीं करेगा। इसके बाद अगर हमारा अगला डिजिट यहाँ पर 6 की जगह अगर यहाँ 7 दिया रहे तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड आता है उस पर जो कोटिंग की जाती है वो आयरन पाउडर, आयरन ऑक्साइड की जाती है। जब अगर यहाँ पर डिजिट हमारा 7 रहेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर आयरन पाउडर, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की जाएगी। वो जो कार्य करता है तो एसी पर कार्य करता है, डीसीईपी पर कार्य करता है और डीसीईएन, यानी इन पर, इस पर भी कार्य करेगा और इस पर भी कार्य करेगा और एसी पर भी कार्य करेगा। 8 दी रहेगी तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा उस पर जो कोटिंग की जाएगी, उस पर जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर का उपयोग किया जाएगा। वो कौन सा कोटिंग रहेगी? लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर, यानी जो हमारा जो इलेक्ट्रोड रहेगा उस पर लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर की कोटिंग की जाएगी। और ये जो हमारा कार्य करता है लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर जो कार्य करता है वो करता है एसी करंट पर कार्य करता है, यानी इस पे कार्य करता है। और डीसीईपी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पर कार्य करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पर कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने ये समझ लिया कि हमारी ये जो ई रहता है ये तो प्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रोड को, ये प्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रोड को। इसके बाद 2 डिजिट दिए रहते हैं, ये हमारा क्या बताते हैं कि मटेरियल रहता है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताते हैं। क्या बताते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताते हैं। इसके बाद जो अगला डिजिट 1 का रहता है तो वो बताता है कि हमको किस पोजीशन पर, ये बताएगा हमको किस पोजीशन पर हमको वर्कपीस की बिल्डिंग करनी है। यहाँ पर जो आखिरी वाला डिजिट रहता है ये हमको ये बताता है कि हमको जो इलेक्ट्रोड दिया गया रहता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड दिया गया रहता है उस पर कोटिंग कौन सी की जाती है, किस धातु की कोटिंग की जाती है या कौन सा मटेरियल उस पर यूज किया जाता है उसकी कोटिंग में, और वो किस करंट पर कार्य करेगा, ये ई रहेगा। तो ये सब में ये तो कॉमन है सब में, ये ई सब में कॉमन है, ई सब में रहेगा क्योंकि ये ई इलेक्ट्रोड को बताता है। इसके बाद ये जो अगले 2 डिजिट आते हैं तो ये बताते हैं कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी रहेगी। इसके बाद जो अगला डिजिट एक आता है 1 2 3, यानी तीसरा डिजिट जो आता है तो हमारा बताएगा कि हमको किस पोजीशन में बिल्डिंग करनी है, किसी भी वर्कपीस की बिल्डिंग हमको किस पोजीशन में करनी है। इसके बाद जो लास्ट डिजिट, चौथा डिजिट जो आता है वो हमको बताता है हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा वो किस करंट पर कार्य करेगा, और उस जो इलेक्ट्रोड में यूज किया गया मटेरियल रहता है इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए उस पर जो कोटिंग की जाती है वो किस मटेरियल की कोटिंग की जाती है। तो इस वीडियो में आपने इलेक्ट्रोड के बारे में पूरी जानकारी समझ ली। यहाँ पर हमने यह भी समझ लिया कि इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना होता है, कहां पर उसका उपयोग किया जाता है, कौन से क्षेत्र में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। जिस मटेरियल का हमारा वर्कपीस रहेगा हमको उसी मटेरियल का इलेक्ट्रोड उपयोग करना होता है, जिससे हमारी जो बिल्डिंग रहती है वो क्रैक फ्री होती है, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी मजबूती ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ हमने इलेक्ट्रोड का पूरा प्रोसेस समझ लिया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।